अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? दिस इज़ जवाद खान। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। और व्यूअर्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और जिन्होंने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक माय चैनल। बिग डे, बिग डे इस लिहाज से नहीं कि बड़ा मैच था, इम्पॉर्टेंट मैच ज़रूर था। पाकिस्तान वर्सेस यूएई, पाकिस्तान के लिए। uh, अगर पाकिस्तान ये मैच हारता तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाता, एशिया कप से बाहर हो जाता। और अगर यूएई ये मैच हारता या जीतता, तो अगर हारता तो यूएई बाहर हो जाता। तो पाकिस्तान और यूएई के लिए बेसिकली डू एंड डाई सिचुएशन थी। और लेकिन ये मैच और भी बहुत से लिहाज से जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट, या आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही एक थ्रिलर मैच सा बन गया था। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इस मैच से पहले क्या क्या हुआ, किस तरीके से जो है एक एंडी पाइक्रॉफ की जो है वो कंट्रोवर्सी शुरू हुई, हाथ ना मिलाने से। इंडिया के मैच से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, जहां एंडी पाइक्रॉफ ने जो है वो कैप्टन को कह दिया था कि आपने हाथ नहीं मिलाना। और उसके बाद जो है पाकिस्तान ने इस कंट्रोवर्सी को उठाया कि एंडी पाइक्रॉफ जो है वो इस रवैये पे जो है वो माफी मांगे, क्योंकि ये आईसीसी के रूल्स के खिलाफ है। लेकिन फिर हुआ ये कि आईसीसी ने दूसरी तरफ से रिजेक्ट कर दिया, बल्कि अपील सुनने की भी जो है वो कोशिश नहीं की। नॉर्मली ये होता है कि जब कोई भी बोर्ड किसी भी एक्शन के ऊपर आईसीसी को कंप्लेन करता है तो आईसीसी उसको रिव्यू में लेके जाता है। कंसर्न जो अथॉरिटीज होती हैं या कंसर्न जो बंदे होते हैं, चाहे रिलेटेड टू एम्पायर हो, प्लेयर हो, उनको बुलाया जाता है, उनसे बात की जाती है, उनसे सारा सिनेरियो पूछा जाता है। और उसके बाद वो कोई अपना रिव्यू या कोई फैसला देते हैं कि किसकी गलती है, किसको माफी मांगनी चाहिए, किस पे बैन लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आईसीसी ने वो कहते हैं ना, जैसे एप्लीकेशन को उठा के जो है वो डस्टबिन में फेंक दिया, खोल के पढ़ने की भी जहमत नहीं की। कुछ ऐसा रवैया आईसीसी ने इस मामले में रखा। और वो क्यों रखा? क्योंकि सामने पाकिस्तान था और आईसीसी के चेयरमैन जो हैं वो इस वक्त अमित शाह, यानी कि जो एक्स वजीर दाखिला रहे हैं और मोदी साहब के बहुत करीबी हैं, उनके बेटे जय शाह जो हैं वो इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन हैं। और तो आप समझ ले, वहां पर भी एक पाकिस्तान इंडिया का टाकरा हो गया था। और फिर पाकिस्तान ने अपना स्टैंड ले लिया। पाकिस्तान ने यहां तक कह दिया कि हम बाइकआउट कर देंगे। और खैर, पाकिस्तान के स्टैंड के ऊपर भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्पेशलिस्ट ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बात या बाइकआउट की बात नहीं करनी चाहिए थी। और कहीं ना कहीं वो सिर्फ इस वजह से कि अगर हम बाइकआउट करते हैं तो फिलहाल तो टूर्नामेंट को बहुत बड़ा नुकसान हम देते ही देते, क्योंकि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान और इंडिया की वजह से कम आता है। लेकिन बाद में वो नुकसानात पाकिस्तान को ही भरने पड़ जाते, पाकिस्तान के ऊपर ही आ जाते। सो एक अजीब ही गहमा गहमी सी सिचुएशन रही। लेकिन हमारे जो चेयरमैन है उन्होंने अपना स्टैंड जो है वो स्ट्रिक्ट रखा। अगले दिन जो है सिचुएशन कुछ अजीब सी हुई थी। होटल के अंदर जो है वो प्लेयर्स मौजूद थे, उसकी लॉबी में बैठे हुए थे, बस आ गई थी। दो तीन मरतबा ऐसा हुआ कि प्लेयर्स बस की तरफ गए और वो वापस आ गए। और टीवी पे भी, न्यूज में भी ऐसी सिचुएशन चल रही थी कि 1 मिनट में जो है वो जर्नलिस्ट जो हैं वो रिपोर्ट देते थे कि जनाब पाकिस्तान टीम अब बस में बैठ रही है, जा रही है, खुशखबरी है कि हम मैच खेलेंगे। अगले ही पल वो न्यूज देते थे कि पाकिस्तान टीम को जो है वो कॉल आउट कर लिया है, कह दिया गया है कि आपने होटल से नहीं निकलना या वापस होटल में आ जाइए। तो ये कशमकश भी दो तीन दफा रही। एंड देन फाइनली एक आखिरी कॉल आई जिसमें ये कहा गया कि अपने अपने रूम्स में चले जाइए। बस को कह दिया गया कि आप टावर 1 की तरफ चले जाइए और प्लेयर्स का सामान जो है वो लोड कर दीजिए वापस से। तो और उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो होटल में अपने रूम्स में चले गए। और हर तरफ से यही न्यूज आ रही थी कि अब मैच नहीं होगा। और यहां तक कह दिया गया था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को कि रात की या सुबह की फ्लाइट से आप लोगों ने पाकिस्तान वापस आ जाना है। उसके बाद जाहिर सी बात है, जब ये सारी सिचुएशन हो रही थी तो जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस्लामाबाद में सर जोड़ के बैठा हुआ था और इस मसले के ऊपर जो है वो मशवरा कर रहा था, जिसमें एक्स हमारे चेयरमैन नजम सेठी साहब को भी बुलाया गया, रमीज राजा को बुलाया गया, और भी कुछ लोग थे उस मीटिंग में, आकिब जावेद साहब थे और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, कुछ पीसीबी के ऑफिशियल्स थे जो उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे जहां पर ये मशवरा हो रहा था। लेकिन साथ साथ जो है वो आईसीसी के साथ भी जो है वो बातचीत चल रही थी। देखिए, और एंड एंड रिजल्ट उसका ये निकला
कि फिर अनाउंस हुआ कि पाकिस्तान ये मैच खेलेगा, और पाकिस्तान को हुक्म मिला कि पाकिस्तानी टीम को हुक्म मिला कि आप बस में बैठकर जो है वो ग्राउंड की तरफ जाइए, और ये मैच 1 घंटे ताखीर से स्टार्ट होगा। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। ठीक है, पाकिस्तान ने कैसे सरेंडर कर दिया, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। पाकिस्तान की एक ही डिमांड थी कि एंडी पाइक्रॉफ्ट माफी मांगे, वो उन्होंने मांगी। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांगी। एंडी पाइक्रॉफ्ट जब दुबई के स्टेडियम में एंटर हुए थे, उसके 10 मिनट बाद वो वहां से निकल के सीधा आईसीसी हेडक्वार्टर्स गए दुबई के अंदर। तो उनको वहां बुलाया गया, तो किसी वजह से बुलाया गया होगा उनसे बात करने के लिए, क्योंकि ये सारा मामला चल रहा था। आईसीसी चाहता, जैसा चाहते तो ना वो एंडी पाइक्रॉफ्ट को बुलाते और कहते कि पाकिस्तान ने जो करना है कर ले। बल्कि टाइम तो ओवर हो गया था, 7:30 बजे मैच शुरू होना था। 7:30 बजे तो मैच शुरू नहीं हुआ, तो उसके ऊपर तो जय शाह जो है आईसीसी एक्शन ले सकता था कि भाई 7:30 बजे का टाइम था, टीम पहुंची नहीं, मैच शुरू हुआ नहीं, तो वॉकआउट पाकिस्तान का को करवा के यूएई को जो है वो पॉइंट्स दे देते। आईसीसी चाहता तो विद द रूल सब कर सकता था, लेकिन उसको भी झुकना पड़ा, जय शाह को भी झुकना पड़ा। बॉल उनके कोर्ट में थी, जैसे एक टाइम पे बॉल हमारे कोर्ट में इस लिहाज से थी कि हम चाहें तो बाइकआउट कर सकते हैं, लेकिन उस बाइकआउट का बाद में जो टूर्नामेंट का जो नुकसान होगा होगा, लेकिन बाद में वो नुकसान हमें भरना पड़ जाएगा। इसी तरह जैसा भी चाहते तो वो 7:30 बजे मैच शुरू नहीं हुआ, 1 घंटा पहले जो है वो पाकिस्तान को ग्राउंड में जो है वो अपनी हाजिरी वहां पर जो है वो अटेंडेंस देनी होती है, वो नहीं हुई। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मैच में पाकिस्तान को वॉकआउट करवा के यूएई को पॉइंट्स दे सकते थे, आईसीसी एक्शन ले सकती थी, लेकिन ये नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ से जो है वो एक मुज़ाकरात जो है वो चल रहे थे, और फिर जो है वो न्यूज आई कि एंडी बायक्रॉफ्ट ने अपने रवैये पे माफी मांग ली है, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी एंडी बायक्रॉफ्ट को इवन के मैच के अंदर, क्योंकि कहा गया कि मैच में वही रेफरी होंगे, तो मैच में अलाउ कर दिया कि ठीक है, अब हमें कोई एतराज नहीं है। हमारा शुरू से मुतालबा ये था, पहले दिन से जो हमारा मुतालबा था वो यही था कि या तो एंडी बायक्रॉफ्ट माफी मांगे या उनको एशिया कप से बाहर निकाल दिया जाए। उसके बाद दूसरा मुतालबा हमारा ये आया कि अगर उनको एशिया कप से बाहर नहीं निकाला जाता तो एटलीस्ट पाकिस्तान के मैचेस में उनको ना रखा जाए। तो फाइनली एंडी बायक्रॉफ्ट ने माफी मांगी और पाकिस्तान और यूएई का मैच स्टार्ट हुआ। अब आइए मैच की तरफ। मैच बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसा मैंने आपको कहा कि दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जो जीतेगा वही उसी ने आगे जाना था। एज एक्सपेक्टेड होना तो देखें ये चाहिए था, पाकिस्तान ऑल्दो ये मैच जीत गया, अच्छे मार्जिन से जीता, 41 रन से जीता ये मैच, लेकिन जिस तरह का मैच हुआ उस तरह का मैच होना नहीं चाहिए था। लेकिन अब हम यही कह सकते हैं कि शायद हमारी टीम का वो कैलिपर नहीं है, या प्लेयर्स उस तरह के नहीं है, वरना यूएई जैसी टीम, ओमान जैसी टीम, इनको तो वन साइडेड डोमिनेट करके जो है वो आपको हराना चाहिए, जैसे इंडिया हराता है या कोई भी अच्छी टीम हराती है। वो तो अगली टीम को, खासतौर पे इस तरह की टीम को, मैं अच्छी टीमों की बात नहीं कर रहा, इस तरह की टीम को, जैसे पहले पाकिस्तान किया करता था कि अगर हमारा बांग्लादेश से मैच पड़ जाता था या माजी में जो यूएई से मैच हमारे पड़ते थे, मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि यूएई एक बहुत पुरानी टीम है। यूएई तकरीबन 25 साल से जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है, वनडेज भी खेले और अब टी20 भी खेल रही है। तो उस टाइम पे तो हम लोग वन साइडेड हराते थे यूएई को। यूएई जैसे मैचेस तो वो वाले मैचेस होते थे जिनमें आपके प्लेयर्स को रिकॉर्ड्स बनाने का, खासतौर पे बैट्समैन को रिकॉर्ड्स बनाने का चांस मिलता था। लेकिन मैच हुआ और बिल्कुल भी वन साइडेड नहीं हुआ, बल्कि यूएई ने पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम दिया। जब पाकिस्तान की बैटिंग स्टार्ट हुई तो यूएई ने उनको शुरू से अंडर प्रेशर रखा। हमारे दोनों ओपनर्स एक बार फिर नहीं चले। साइम अयूब की 5वें मैच में ये चौथी डक है। मुझे तो लगता है अगर इसी तरह होता रहा तो वो डक्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे, और डक्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड शायद आप जानते हैं या नहीं जानते, वो कर्टली एम्ब्रोज के पास है। दुनिया में सबसे ज्यादा डक्स उन्होंने खाई हैं, आई गेस 7 डक हैं या 8 डक हैं। और सेकंड पे जो है कॉटनी वॉश है, उन्हीं के जो ट्विन बॉलर थे, जो एक वक्त में दोनों वेस्ट इंडीज के टॉप के जो है वो बॉलर्स थे और ओपनिंग बॉलर्स थे। और सब उसके बाद जो सबसे ज्यादा डक्स जो है मेरे ख्याल से कॉटनी वॉश ने ही खाई हैं, तो शायद उनका रिकॉर्ड ना तोड़ दें जाकर, 4 तो हो गई हैं। तो साइम अयूब नहीं चले, उसके बाद जो है साहिबजादा फरहान भी नहीं चले, खड़े खड़े, मतलब उनकी बैटिंग के अंदर बहुत फ्लॉज हैं।
ठीक है उन्होंने कुछ अच्छी इनिंग्स खेली है, लेकिन साफ पता चल रहा है उनकी बैटिंग के अंदर बहुत फ्लॉज है, उनके पाँव नहीं हिलते और उनको घेरना बहुत आसान है। अगर अंदर की तरफ आप बॉल लेकर आए, वो नहीं चल पाएंगे, इस तरह के प्लेयर्स नहीं चलते हैं। देखिए सहवाग भी इसी तरह के प्लेयर थे और सहवाग खुद कहते हैं कि जिन बॉलर्स ने उनको अच्छी लेंथ से हमेशा अंदर बॉल किए, सहवाग उनके खिलाफ स्कोर नहीं कर सके। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है सहवाग और वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण के भी जो है वो पैर नहीं चलते थे। आप 2005 का अक्सर आपने क्लिप्स एंड रील्स में देखा होगा, आसिफ किस तरीके से उनके जो है वो डंडे खड़का रहे थे, किस तरीके से मिडल पे बॉल पड़ता था, अंदर आता था और वो नहीं, क्योंकि पैर ही नहीं चल रहे ना, पैर वहीं स्टक है, बैट ही आएगा यूं करके, तो इतना गैप होता है। और वही हुआ साहबजादा फरहान के साथ, बॉल जो है वो अच्छी लेंथ से हल्का सा अंदर आया, उनके पांव वहीं रह गए और वो पैड्स, इधर पैड्स की तरफ बॉल आई तो उन्होंने ऐसे ही खड़े खड़े यूं फ्लिक कर दिया, मतलब अपनी पोजीशन ही चेंज नहीं की। तो जो मुझे नजर आ रहा है कि उनकी बैटिंग के अंदर ये जिस तरीके से उनके पैर स्टक हो जाते हैं, और यही वजह है कि वो स्पिनर पे भी बहुत अच्छा नहीं खेल पाते, क्योंकि स्पिनर पे वही अच्छा खेलता है जिसके पैर चलते हैं, और फास्ट बॉलर पे भी ज्यादातर वही अच्छे खेलते हैं। इट्स जस्ट कि कोई अच्छा फास्ट बॉलर लगा हुआ हो। अब अगर एक नॉर्मल फास्ट बॉलर, एक क्लेवर फास्ट बॉलर नहीं है, वो नहीं देख रहा कि इसके पैर नहीं चल रहे और वो उसको जोन में बॉलिंग करा रहा है, तो बाकी जोन में तो फिर वो बहुत परफेक्ट होते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। जैसे सहवाग थे, सहवाग एक बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया का, एक बेहतरीन उनके रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि ज्यादा बॉलर्स उनकी कमजोरी नहीं पकड़ सके, इस जबकि कमजोरी सामने थी। और उनके जोन में बॉल देते थे, मिडिल पे, मिडिल एंड ऑफ पे, हाइट पे बॉल देते थे, और सहवाग जो है वो रन्स बनाते चले गए। तो सेम इज लाइक कि अगर कोई अच्छा बॉलर जो है वो उनकी कमजोरी को पकड़ के बार बार अगर उनको यही बॉल देगा, तो साहिबजादा फरहान जो है वो ज्यादा नहीं चल पाएंगे। तो ये उनकी बैटिंग के अंदर एक फ्लॉ है जो कि उनको ठीक करना चाहिए। उसके बाद आते हैं फखर जमान। फखर जमान एक वाहिद हमारे बैट्समैन है इस वक्त पूरी बैटिंग लाइनअप में जो कि चल रहे हैं। बाकी हमारी पूरी बैटिंग लाइनअप फेल हो रही है। इंडिया के खिलाफ भी दो प्लेयरों ने जो है वो थोड़ा बहुत स्कोर किया था। उसमें फखर जमान के 20 रन थे और साहिबजादा फरहान के 40 रन थे, और शाहीन आफरीदी ने नीचे से स्कोर कर दिया था 33 रन। आज के मैच के अंदर फखर जमान के 50 हैं और शाहीन आफरीदी के जो है वो तकरीबन 23 रन है, ऑलमोस्ट लाइक, बल्कि 29 रन हैं 13 बॉल्स पे। अगर इस मैच के अंदर भी शाहीन आफरीदी नीचे से 29 रन नहीं करते, जो कि उन्होंने 13 बॉल पे किए, तो पाकिस्तान ये मैच हार जाता। ये जो 147 का 143 का जो ये जो स्कोर था, ये फिर अराउंड 125 130 होता। ये जो 15-20 रन का जो गैप होता है ना व्यूअर्स, ये बहुत मैटर कर जाता है। 130 रन चेस करना, कहने को बंदा कह सकता है यार 130 और 145 से इतना फर्क नहीं है, बहुत फर्क होता है। ये 130 चेस करना और 145 चेस करना, ये बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। लास्ट में जब आप ओवर्स के करीब जा रहे होते हो और आपके ओवर्स खत्म हो रहे होते हैं, तो यही थोड़े से रन जो हैं वो 10 का रन रेट शो कर रहे होते हैं। तो वही शाहीन आफरीदी के जो आखिरी के रन थे उन्होंने हमें बचा लिया। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तानी बैटिंग फ्लॉप हुई है। पूरे मैच में हम डाउन थे, पूरे मैच में उन्होंने हमको घेर कर रखा, उनकी स्पिन बॉलिंग को हम नहीं खेल पाए। कदरे बेहतर खेले इंडिया से, लेकिन इंडिया के मैच में तो चूंकि प्रेशर ही इतना होता है कि फिर वहां डॉट बॉल्स हम खेलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर डॉट बॉल्स तो इतनी नहीं खेली गई हैं, लेकिन जिस तरीके से रन्स बनने चाहिए थे वैसे भी नहीं बने। बैट्समैन पूरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं। आप ये समझ लें कि जिस वक्त शाहीन आफरीदी आए थे उस वक्त पाकिस्तान का जो स्कोर था वो 18 ओवर हो गए थे, और पाकिस्तान का कोई 115 के करीब स्कोर था या 120 के करीब स्कोर था। अब 2 ओवर के अंदर पाकिस्तान बहुत भी करता तो 135 तक जाता। इस जिस तरीके की बॉलिंग हो रही थी, जिस तरीके की पाकिस्तान की बैटिंग के अंदर कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा था, वहां पर जब शाहीन आफरीदी ने जो है वो ये 29 रन बनाए हैं, यानी कि वो तकरीबन आए थे जब पाकिस्तान के 100 रन के करीब था मैच और ओवर्स भी कम रह गए थे। ये जो 29 रन उन्होंने बनाए हैं और इससे ये स्कोर को जो है वो 140 के अंदर लेके गए हैं, यहां से पाकिस्तान थोड़ी सी इस उम्मीद में आया कि चलो यार 143 रन ऐसे हैं कि जिसको हम डिफेंड करने जाएंगे। लेकिन फिर भी एक मामला था कि पाकिस्तान क्या ये डिफेंड कर पाएगा, क्योंकि
देखा जाए तो पाकिस्तान की बॉलिंग भी उतनी फॉर्म में नहीं है। हाँ, स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे फास्ट बॉलर भी पहले मैच में पिटे, और अक्सर मैचेस में हमारे फास्ट बॉलर को अब पड़ती है। पहले की तरह हमारे फास्ट बॉलर डोमिनेट नहीं करते। पहले जिस तरह पता था ना, मोहम्मद आमिर होते थे, पता था कि अभी शुरू में विकेटें निकलेंगी, या शाहीन आफरीदी अपने कुछ शुरू के स्पेल्स में विकेट्स लेते थे, अब उस तरीके का नहीं हो रहा था। और यूएई की बैटिंग अच्छी बैटिंग है, जिस तरीके से यूएई परफॉर्म करता हुआ आ रहा था, अच्छी बैटिंग है उनकी। उनके दोनों ओपनर इस वक्त फॉर्म में, वन डाउन फॉर्म में थे और टू डाउन फॉर्म में थे। और फिर नीचे उनके पास 5वें नंबर पे हिटर आते हैं, वो जो आसिफ खान है, वो उनके बेहतरीन हिटर है। और उसके बाद भी उनकी जो है वो बैटिंग 8वें नंबर तक चलती है। तो आप ये समझ लें कि भाई जब यूएई ने बैटिंग की है, तो यूएई के दोनों ओपनर्स जो हैं वो हमने जल्दी आउट कर दिए। वहां से हमें थोड़ा सा एज मिला। शुरू की जो 3 विकेटें हैं उनकी तकरीबन हमने 30 रन के करीब जो है वो आउट कर दी थी। वहां से हमें एज मिला है, और उसके बाद पाकिस्तान ने इस गेम के अंदर एक तरीके से कम बैक किया है। जब हमने उनके 3 आउट कर दिए थे ना, असल कम बैक पाकिस्तान का वहां से हुआ था। जब हम बॉलिंग कराना हमने स्टार्ट की थी, वहां से हम अपर हैंड पे नहीं थे, वहां से यूएई अपर हैंड पे था, क्योंकि यूएई की जिस तरह की बैटिंग थी, उन्होंने लास्ट मैच में 172 रन चेज किया था। तो यहाँ पर चांसेस थे कि वो ये चेज कर जाएंगे, उनके बैटिंग भी फॉर्म में थी। और सेकंड बैटिंग के अंदर जो नुकसान है वो ये है कि ड्यू फैक्टर भी आपने देखा होगा मैच के अंदर किस तरीके से, एक तो पसीना आ रहा था, ऊपर से ड्यू फैक्टर जो है वो ग्राउंड और ग्रास में भी था। तो पूरे तरीके से बॉल जो है वो भीगा हुआ था, हाथ में आप पकड़ो तो वो पूरा भीगा हुआ बॉल होता था, बार बार उसको जो है वो खुश करना पड़ रहा था। लेकिन ऐसे मौके पर ना फिर स्पिन ज्यादा नहीं होती है, और दूसरी बैटिंग को जो है वो बहुत एडवांटेज होता है, बॉल बहुत स्ट्रेट हो जाता है और बिल्कुल बल्ले पे आना शुरू हो जाता है। तो मैं क्रेडिट दूंगा कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, पाकिस्तान के स्पिनर्स ने डोमिनेट किया, फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने भी इस बार जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दी, अच्छी बॉलिंग कराई, विकेट्स ली। और जब 3 आउट हो गए और वहां से पाकिस्तान जब गेम में दोबारा आया, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने यूएई को चांस नहीं दिया। लेकिन उसके बाद भी जो यूएई के बैट्समैन है चोपड़ा, उनकी और उनके साथ जो है वो प्रशार की एक अच्छी जो है वो पार्टनरशिप लगी। दोनों बड़े आराम से सिंगल्स ले रहे थे, एक एक ओवर में 5 सिंगल 6 सिंगल 5 सिंगल 6 सिंगल, और वो मैच को जो है वो क्लोज ले जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऑफ कोर्स फिर एक टाइम ऐसा आता है कि 5-6 से बात नहीं बनती है, आपको बाउंड्रीज मारनी पड़ती है। उस टाइम पे जो है जब इन्होंने चांस लेने की कोशिश की, तो पाकिस्तान के स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग कराई और दोनों की विकेट हासिल की, और उसके बाद जो है वो यूएई की यक्के बाद दीगरे जो है वो विकेट्स गिरती चली गई, और पाकिस्तान ये मैच 41 रन से जीत कर सुपर 4 में क्वालिफाई कर गया। अब पाकिस्तान ये मैच जीत तो गया है, लेकिन जिस तरीके से जीतना चाहिए था, लाइक देखिए 41 का मार्जिन भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि हम कम रन से जीते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हमें उनको 70-80 रन से हरा देना था, नहीं ऐसा भी नहीं है। इतनी भी फारिग टीम नहीं है वो, अ, इतनी फारिग तो मेरे ख्याल से ओमान भी नहीं है। ये तो वंस इन लाइफ टाइम होता है कि आप किसी टीम को 50 में आउट कर देते हो, 60 में आउट कर देते हो, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से इस मैच में हमें डोमिनेट करना चाहिए था ना, उल्टा हुआ है, यूएई ने डोमिनेट किया है। पूरे मैच में यूएई ने डोमिनेट किया है। हम वहां से शुरू हुए जहां एक शाहीन आफरीदी ने होप दी 29 रन बना के, और दूसरी होप जो है जब उनके 3 आउट हमने जल्दी कर दिए, वहां से फिर पाकिस्तान जो है इस मैच में कम होना शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद भी 50-50 चल रहा था जब उनकी पार्टनरशिप चल रही थी। अगर एंड में जाकर उनकी 2-3 हिटें अच्छी लग जाती हैं, अब T20 में 2-3 हिटें क्या होती हैं यार, तो कुछ भी नहीं होती हैं, वो किसी वक्त भी लग जाती हैं। तो मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल जाता। कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत ज्यादा उनको रन चाहिए थे या बहुत ज्यादा हिट्स मारनी थी। 2-3 छक्के अगर किसी भी जगह पे मैच में लग जाते, स्कोर करीब आ जाता, फिर वो सिंगल डबल करके आराम से ये मैच जीत सकते थे। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान जो है वो सुपर 4 में तो चला गया है। अब संडे को जो है वो मैच है दोबारा से इंडिया से। लेकिन सवाल फिर वही है कि जिस तरीके की पाकिस्तान बैड परफॉर्मेंसेस दे रहा है, जिस तरीके की यूएई के खिलाफ हमारी बैटिंग नहीं चल रही है, इंडिया के साथ क्या होगा? क्या दोबारा से वही रिपीट होगा जो हमने उस दिन देखा है? कुछ नहीं कह सकते। चांसेस तो ऐसे ही लग रहे हैं कि अगर पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला, तो नजर यही आ रहा है कि फिर वही होगा, फास्ट बॉलर को थोड़ा हम देख के खेलेंगे, और स्पिनर पे हमारे उनके उनसे रन ही नहीं बनते, हाथ पैर भूल जाते हैं, सिंगल ही नहीं निकलते हमसे।
सो आई होप ऐसा ना हो, पाकिस्तान एक अच्छी स्ट्रैटेजी से आए, अच्छे कॉन्फिडेंस से आए, इस बार ये सोच कर आए कि पिछले मैच में यार हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा हद कर दी, बहुत ही ज्यादा डर के खेले, इस बार हम दलेरी से खेलेंगे, सिंगल निकालना इतना भी मुश्किल नहीं है, सारी जिंदगी क्रिकेट खेली है। तो अगर ये दुबई के ग्राउंड्स हैं, इनमें 180 इतना तो पता चल गया कि आपको 180 करना, 170 करना जरूरी नहीं है, अगर आप 160 भी कर देते हो तो आप इंडिया को हरा सकते हो, जिस तरीके की आपकी बॉलिंग है, और फिर इंडिया भी आएगा प्रेशर में। तो लेट्स सी इंडिया पाकिस्तान के मैच में क्या होता है, लेकिन फिलहाल जो है वो करंट सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान जो है वो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर गया। तो लेट्स सी, बड़ी अच्छी सिचुएशन बनी हुई है, कल के मैच में क्या होता है। तब तक के लिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज।